Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार झा है और मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ। आईआईटी कानपुर स्वयं प्रभा द्वारा आयोजित इस पूरे मुहिम में मैं जो पेपर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो पब्लिक पॉलिसी डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया है और उसमें मैं कुल जमा 20 लेक्चर की सीरीज आपके साथ रख रहा हूँ, जिसमें आज लेक्चर नंबर 3 आपके साथ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये पूरा लेक्चर जो है वो पब्लिक पॉलिसी साइकिल यानी लोक नीति चक्र के ऊपर होगा। सबसे पहले जो बुनियादी समझ है पब्लिक पॉलिसी की वो क्या है, हम उससे पूरी बातचीत को शुरू करेंगे। जैसे ही हम पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ते, सोचते और समझते हैं तो 2-3 तरह की समझ है हमारे जहन में। पहली समझ, जब एक दैनिक आम फहम अपने दैनिक अखबारों में, टीवी में, रेडियो में सरकार के विभिन्न प्रकार की नीतियों के बारे में सुनता है कि स्वास्थ्य नीति कैसी है, शिक्षा नीति कैसी है, अगर कोई किसान है तो खेतीबाड़ी की नीति कैसी है, अगर कोई विज्ञान में रुचि रखता है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नीति कैसी है, आपदा की नीति कैसी है, जल नीति कैसी है, वन अधिकार की नीति कैसी है। तो अलग अलग तरह की नीतियों के बारे में जो है वो मतलब अपने अपने स्रोतों से पता करता है और उस पर बातचीत करता है स्ट्रीट लेवल पे। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जब आप पब्लिक पॉलिसी की हम बात करते हैं तो एक तरह से जो गवर्नमेंट है वो उसका एक्शन अलग होता है, वो अलग तरह के मैकेनिज़्म में काम करती है और लोक नीति का वो निर्माण करती है, लोक नीति का वो क्रियान्वयन करती है और लोक नीति का मूल्यांकन भी करती है। उसका अपना काम करने का तरीका है। वैसे ही जो मतलब एकेडमिक संदर्भ है लोक नीति का, वो अलग है। वो लोक नीति के तीनों प्रोसेस को तो बहुत माइन्यूटली देखती है सरकार, जिस तरह से काम करती है उसके साथ साथ वो कुछ सर्टेन रिकमेंडेशन यानी सुझाव भी देती है कि सरकार जो काम कर रही है वो ये काम है, उसमें ये समस्याएं हैं और इस तरह से अगर काम किया जाएगा तो और उसका बेहतरी होगा। मतलब एक तरह का वो फ्यूचर जो है विज़न भी प्रस्तुत करती है, जो जो एकेडमिक्स का काम होता है। उसी तरह जर्नलिज्म और सिविल सोसाइटी की एक अलग धारा है, वो लोक नीति को अलग तरीके से समझती है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत विख्यात जो है एग्रेरियन जर्नलिस्ट रहे हैं पी साईनाथ, वो अलग तरह से खेतीबाड़ी के इशू पे काम करते हैं। उसी तरह जो है स्वास्थ्य के इशू पे लोग अलग तरह से काम करते हैं, एग्रीकल्चर के इशू पे अलग तरह से काम करते हैं। तो जो मतलब मीडिया है या जो पत्रकारिता है वो भी लोक नीति की अपनी खास समझ रखता है और वो एक तरह से प्रेशर ग्रुप का काम करता है कि सरकार को ये बताता है कि ये जो है सुझाव मेरे तरफ से है, सिविल सोसाइटी की तरफ से, प्रेशर ग्रुप की तरफ से। तो अलग अलग तरह का व्यू पॉइंट है लोक नीति को समझने का। लेकिन चूंकि हम अकादमिक विमर्श में बात कर रहे हैं तो आज हम एकेडमिकली देखने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट ऑथर के माध्यम से कि ये पूरा पॉलिसी साइकिल का मतलब क्या है, उसके क्या चरण हैं और उससे क्या निकल के आता है। तो लोक नीति के चक्र के संदर्भ में देखें तो नीति को 3 हिस्सों में बांट के देखा गया है। पहला है नीति निर्माण यानी पॉलिसी फॉर्मेशन, दूसरा है नीति क्रियान्वयन यानी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और तीसरा है नीति मूल्यांकन यानी कि पॉलिसी इवैल्यूएशन। तो निर्माण की अलग प्रक्रिया है ना। जब पॉलिसी बन रही होती है, पार्लियामेंट और बाकी संस्थाएं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम इस हिस्से में ये जानने की कोशिश करेंगे कि निर्माण में कौन कौन इम्पोर्टेंट एक्टर्स हैं जो हिस्सा लेते हैं, किस तरह से हिस्सा लेते हैं और फिर उसका एक हर्डल भी होता है, वो क्या होता है। दूसरी तरफ नीति क्रियान्वयन है। जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ही इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी एक महत्वपूर्ण संकाय है जो नीति के क्रियान्वयन में हिस्सा लेती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अलावा अन्य संस्थाएं भी उसमें हिस्सा लेती है। वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं और नीति क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है, एकेडमिकली मतलब क्या होता है, और तीसरा कि उसमें क्या क्या हर्डल्स हैं।
क्या क्या समस्याएं हैं, उसको भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली जो नीति मूल्यांकन है, जिसको आप पॉलिसी इवैल्यूएशन के रूप में देख रहे हैं, उसका भी आशय ये है कि जब नीति बन गई तो क्या एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हम उसे मूल्यांकन करना चाहिए, हमें क्या हमें देखना चाहिए कि उसका कॉस्ट बेनिफिट क्या हुआ, वो जिस उद्देश्य से बनी थी वो लक्ष्य को वो पा पाई या ना पा पाई, उन सारी चीज़ों को हम मूल्यांकन के अंदर देखते हैं। तो मूल्यांकन का भी अलग अलग तरीका है करने का। जो एक्सपर्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो अलग तरह से मूल्यांकन करते हैं। उनके हिसाब से उनको लगता है कि मूल्यांकन का जो तरीका है वो बहुत ही फॉर्मल तरीका है, बहुत ही स्टैटिकल तरीका है, जहाँ आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मूल्यांकन को और भी हम और आप भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप और मैं शोधार्थी हैं, रिसर्चर हैं, तो हम जाके अपने तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। आप और हम पत्रकार हैं, तो हम और आप अलग तरीके से जाके किसी नीति का मूल्यांकन कर सकते हैं। उसी तरह जो है एक आम फहम व्यक्ति भी किसी नीति की मूल्यांकन अपने तरीके से कर सकता है। तो मूल्यांकन का भी अलग अलग तरीका है, उस पर बात करेंगे। हर्डल क्या है, उस पर बात करेंगे, और फाइनली एक कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इन सभी चीज़ों को विस्तार से आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। हालांकि बहुत सारे विद्वानों हैं जिन्होंने लोक नीति प्रक्रिया को अलग अलग चरणों में बांटा, लेकिन सबसे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण काम है वो एंडरसन का है। और एंडरसन कहते हैं कि लोक नीति प्रक्रिया के अंदर 5 चरण बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पहला चरण है प्रॉब्लम फॉर्मेशन, यानी कि समस्याओं को समझना कि समस्या है क्या, और दूसरा है कि उसका फॉर्मुलेशन करना। पहला है समस्या को समझना, उसका निर्माण करना, दूसरा है उसका फॉर्मुलेशन यानी सूत्रीकरण करना, उसको बताना, फॉर्मुलेट करना। तीसरा है एडॉप्शन, मतलब आत्मसातीकरण करना उस समस्या को। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन, और लास्ट जो है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। ये एंडरसन बताते हैं, और एंडरसन जो बता रहे हैं उसको हम थोड़ा और विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। जब एंडरसन कहते हैं प्रॉब्लम फॉर्मेशन यानी समस्या निर्माण, तो उनका मतलब है व्हाट इज पॉलिसी प्रॉब्लम, व्हाट मेक्स इट इज़ ए पब्लिक प्रॉब्लम, एंड हाउ डज इट गेट ऑन द एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि नीति संबंधी समस्या है क्या, किसने इसे नीति संबंधी समस्या बनाया है, और किस प्रकार यह सरकार के एजेंडा में शामिल होगा। जैसे आप अगर ब्यूरोक्रेट बन के, आप अगर पॉलिसी मेकर बन के किसी भी एरिया में जाते हैं, तो सबसे पहले उस एरिया में पॉलिसी प्रॉब्लम क्या है, यानी कि आप जिस चीज़ के लिए वहाँ गए हैं वहाँ वो समस्या क्या है, वहाँ पे क्या वो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, वहाँ क्या ड्राउट अफेक्टेड एरिया है, वहाँ क्या कम्युनल वायलेंस का एरिया है, किस तरह के एरिया में आप पॉलिसी कुछ बनाने जा रहे हैं। तो वहाँ पे पॉलिसी प्रॉब्लम आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और फिर ये भी देखना पड़ता है कि ये नीति समस्या को किसने बनाया है, किसके कारण से ये समस्या उत्पन्न हो रही है, क्या क्या उनके साथ डायलॉग कर सकते हैं, क्या बातचीत कर सकते हैं, कैसे उसको डील करेंगे, और किस तरह से अगर हम सरकार हैं, अगर हम पब्लिक एजेंसी हैं, अगर हम ब्यूरोक्रेट हैं, तो किस तरह से इस समस्या को सरकार के एजेंडे में हम शामिल करें। दूसरा है उसका फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब है हाउ आर अल्टरनेटिव्स फॉर डीलिंग विद द प्रॉब्लम डेवलप्ड एंड हु पार्टिसिपेट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी जो उत्पन्न समस्या है से डील करने के लिए क्या क्या विकल्प हैं। जो ऊपर में आपने देखा कि समस्या आ रही है, तो उस समस्या से डील करने के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, उसको हम जांचेंगे, परखेंगे। और देन कौन कौन से नीति निर्माण में सहभागी होता है, ये जो नीति निर्माण होगा उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको भी हम इसमें जांचेंगे, परखेंगे। थर्ड वन इज आत्मसातीकरण, और जैसा आप देखते हैं एडॉप्शन, इसका मतलब है हाउ इज ए पॉलिसी अल्टरनेटिव एडॉप्टेड और इनेक्टेड एंड व्हाट रिक्वायरमेंट मस्ट बी मीट एंड हु एडॉप्ट्स पॉलिसी, यानी कि नीति को कौन आत्मसात करता है, नीति विकल्प कैसे अपनाया या अधिनियमित किया जाता है, और किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए कुछ आपको एडॉप्शन करना है, तो यहाँ सबसे पहला सवाल है कि ये जो नीति संबंधी जो डिफरेंट विकल्प हैं उसको कौन आत्मसात करता है, और कैसे नीति विकल्प को अपनाया जाएगा, उस पर कैसे कानून बनाया जाएगा, और किन किन आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा इन कानूनों को बनाने के लिए। तो ये सारा जो है वो एडॉप्शन या आत्मसातीकरण के अंतर्गत उसका हिस्सा है। नेक्स्ट वन इज क्रियान्वयन। इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज डन इफ एनीथिंग इज कैरी ए पॉलिसी इनटू इफेक्ट एंड व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन पॉलिसी कंटेंट, यानी किसी नीति को क्रियान्वित करने के लिए यदि कुछ हो तो क्या किया जाता है,
और इसका नीति सामग्री पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब क्रियान्वयन करना है, क्रियान्वयन करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, किस तरह के टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, और इसका ओवरऑल जो है वो पॉलिसी के इम्पैक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो नीति पे क्या प्रभाव आएगा इसको भी हम देखते हैं इसके अंदर। लास्ट वन इज मूल्यांकन। किसी नीति की प्रभावशीलता या प्रभाव को कैसे मापा जाए, नीति को मूल्यांकन कौन करता है, या नीति मूल्यांकन के क्या परिणाम है, क्या परिवर्तन या निरसन की मांग है इसमें। मतलब जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि कैसे प्रभावी तरीके से आप उसको मूल्यांकन करें। ऐसा तो नहीं है कि आप जा रहे इवैल्यूएशन करने और आपको ABC कुछ पता नहीं है इवैल्यूएशन का या मूल्यांकन का। जब आप किसी नीति को जांचने परखने जा रहे हैं तो उसका प्रभावशाली क्या तरीका हो सकता है, कैसे हम जांचेंगे परखेंगे। और दूसरा सवाल है कि मूल्यांकन करेगा कौन, उसका भी सरकारी मतलब एक मतलब व्यवस्था है कि मूल्यांकन यही पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी एक्सपर्ट हैं वही कर सकते हैं, हर कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता है। नीति मूल्यांकन का परिणाम क्या होगा परिणाम। अगर आपने देखा कि कोई नीति अच्छे से काम नहीं कर रही है तो क्या होगा, या वो नीति क्या रोक दी जाएगी, या वो नीति को फिर से रिविजिट किया जाएगा, क्या होगा। और कोई नीति अगर बहुत अच्छे से काम कर रही है तो उसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे। तो नीति मूल्यांकन भी अपने आप में एक विशद एरिया है जिसके अंतर्गत हम इसमें बात करते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब हम बारी बारी से जो है तीनों चरणों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पहला चरण जो है वो पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन का है। लोक नीति निर्माण एक विशिष्ट प्रक्रिया है और इसमें बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे एक्टर्स यानी जो कर्ता होते हैं, एक्टर्स का तात्पर्य यहाँ स्टेट से भी है, सिविल सोसाइटी से भी है, हो सकता है ब्यूरोक्रेसी से भी हो, तो पॉलिटिकल पार्टी से है, राजनीतिक संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण रूप से हिस्सा लेते हैं। सभी लोग इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अब जेम्स एंडरसन लोक नीति निर्माण से जुड़े 4 स्तरों का उल्लेख करते हैं, यानी कि जो पहला स्टेज है फॉर्मुलेशन, उसके वो 4 अलग अलग स्टेज की तरफ इशारा करते हैं। पहला है लोक समस्याओं की पहचान, यानी कि आइडेंटिफाइंग पब्लिक प्रॉब्लम। दूसरा है लोक समस्याओं को नीति एजेंडा में शामिल करना, यानी पुटिंग पब्लिक प्रॉब्लम ऑन पॉलिसी एजेंडा। तीसरा है नीति प्रस्ताव का निर्माण ताकि समस्याओं से डील किया जा सके, द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी प्रपोजल टू डील द प्रॉब्लम्स। एंड लास्ट वन इज नीति निर्णय का निर्माण, यानी मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस। अगर हम थोड़ा विस्तार से इन सबको समझे तो पहला जो है लोक समस्याओं की पहचान करना, यानी प्रक्रिया की शुरुआत समस्याओं की पहचान करने से होती है और यह समस्या हमेशा जरूरी होता है कि समस्याओं को लोक वृत्त में लाया जाए। मतलब कहीं पे कोई समस्या है, पब्लिक प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को जब तक आप पब्लिक प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे, आप उसको पब्लिक स्फीयर में नहीं लेके आएंगे, लोक वृत्त में नहीं लेके आएंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि वो समस्या जो है लोक समस्या है। लोक नीति में समस्याओं की प्रकृति सभी समाज के नज़रिए से प्रासंगिक है या नहीं। मतलब वो समस्या क्या पूरे सोसाइटी का समस्या है, पूरा समाज उससे मुखातिब है, किस तरह की समस्या है, इस बात पर निर्भर करती है कि वो समस्या क्या है और क्या ये समस्या बहुसंख्यक लोगों की समस्या है। इस तरह पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे एक्टर संलग्न होते हैं। मतलब यहाँ सबसे पहले जब हम पब्लिक प्रॉब्लम को डिफाइन करें तो कुछ बातों में हम क्लियर रहें, जैसे कि पहला वो प्रॉब्लम लोकवृत्त में आए, मतलब पब्लिक स्फीयर में आए। दूसरी बात है वो समस्या क्या बहुसंख्यक लोगों की समस्या है या किसी विशिष्ट लोगों की समस्या है। तो अगर वो बहुसंख्यक लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, जैसे आप देखिए बाढ़ प्रभावित इलाके में वो पूरा इलाका जो है गांव का गांव बाढ़ से प्रभावित होता है, लोग बाग जो है वहाँ से पलायन करते हैं, उनके पास आजीविका का संकट होता है, तो वहाँ का सबसे पब्लिक प्रॉब्लम जो है वो फ्लड का प्रॉब्लम हो सकता है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में बहुत सारे एक्टर संलग्न होंगे। मतलब जो पब्लिक प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन है और उसमें मतलब आगे बढ़ने की प्रक्रिया, उसमें पॉलिटिकल पार्टी तो एक्टिव है ही, मास मीडिया भी एक्टिव है, आप जानते हैं कि हित समूह यानी प्रेशर ग्रुप भी एक्टिव है, आम लोग भी एक्टिव हैं, सब लोग मिलके उस प्रक्रिया में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टेट, राज्य तो है ही, राज्य के साथ इन सब भी प्रॉब्लम के साथ जो है डील करते हैं। लैरी जर्स्टन के अनुसार 4 महत्वपूर्ण कारक है जो किसी समस्या को लोक समस्या बनने में योगदान करता है। मतलब कोई समस्या लोक समस्या है या नहीं, इसके निर्धारण के लैरी जर्स्टन के अनुसार जो है 4 महत्वपूर्ण कारक है। पहला है सीमा क्षेत्र या स्कोप, दूसरा है उसकी तीव्रता, तीसरा है समय और चौथा है संसाधन।
मान के चलिए कि वो समस्या पब्लिक प्रॉब्लम है या नहीं, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये कहते हैं 4 हैं। पहला है सीमा क्षेत्र यानी स्कोप, वो कितने अधिक सीमा क्षेत्र यानी स्कोप तक विस्तृत है जिसको हम पब्लिक प्रॉब्लम बनाना चाह रहे हैं। तो जैसे अगर मैं फ्लड की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित है, और बिहार जो है भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, बिहार, यूपी और बाकी हिंदुस्तान का हिस्सा जो है वो फ्लड प्रभावित है। तो इसका सीमा क्षेत्र यानी स्कोप आप कह सकते हैं बहुत वृहत है, ऐसा नहीं है कि बहुत वो छोटे हिस्से में फ्लड की प्रॉब्लम है। दूसरा, तीव्रता क्या है इसकी, तो तीव्रता भी बहुत अधिक है। अगर आप फ्लड की तीव्रता को देखें तो फ्लड तो ऐसे परंपरागत रूप से आप जानते हैं कि मानसून के बाद के समय में फ्लड आता है और आता रहा है परंपरागत रूप से भारत में या हिंदुस्तान के मतलब दुनिया के अलग हिस्सों में। लेकिन आज हम जिस दौर में रह रहे हैं वो जो दौर जलवायु परिवर्तन का है, और जलवायु परिवर्तन के दौर में हम देखते हैं कि बाढ़ की समस्या में भी परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया, तो समस्या ज़्यादा तीव्र हो गई है, यानी ये इंटेंसिफाई ज़्यादा हो गया, इंटेंसिटी बढ़ गई है। पहले पूरे मानसून के समय में एक बार अगर फ्लड का इंसिडेंट आता था तो अभी जो है 3 से 4 बार फ्लड का इंसिडेंट आ रहा है। ये तीव्रता को बढ़ा रहा है। तो यानी पब्लिक प्रॉब्लम था, एक बहुत बड़े मासेस को प्रभावित कर ही रही थी, अब ये बार बार प्रभावित कर रही है, एक साल में कई बार प्रभावित कर रही है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। अब इंटेंसिटी बढ़ गई है तो डेफिनेटली हमें इसके लिए तो पॉलिसी बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए इंटेंसिटी इसका इंपॉर्टेंट आयाम है। तीसरा है टाइम, वो कितने टाइम के लिए आती है, और अगर हम इस पर पॉलिसी बनाते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा, हम ये भी सोचते हैं। तो कई बार टाइम में हम ये सोचते हैं कि कुछ हम ऐसा करें कि दीर्घकालिक नीति बनाएं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होगा हमारा, कि हम हाई डैम बनाएंगे, हम जो है नदी बेसिन को जोड़ेंगे, ये सब हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी क्या होगा, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी ये हो सकता है कि हम जो है तटबंध बना देते हैं, छोटे छोटे बांध बना देते हैं। तात्कालिक हमारा क्या होगा, तात्कालिक होगा कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको हम जो है क्या कहते हैं, राहत और पुनर्वास की सामग्री दें। तो ये समय भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंड लास्टली संसाधन, कोई भी समस्या पब्लिक प्रॉब्लम है और उससे आपको लोगों को बाहर निकालना है, लोग बाग को मुक्त करना है, तो विदाउट जो है रिजोर्स, विदाउट संसाधन जो है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो संसाधन भी इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है। अब लोक समस्या की पहचान लोक नीति प्रश्न का शुरुआती बिंदु है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चन इज पॉलिसी प्रॉब्लम। दूसरा है लोक समस्याओं को नीति एजेंडा में शामिल करना, पुटिंग पब्लिक प्रॉब्लम्स ऑन पॉलिसी एजेंडा। लोक नीति निर्माण में ये बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सरकार के पास हजारों मांगे आती है, ऐसा तो नहीं कि सरकार सभी मांगों को स्वीकृत कर लेती है। सरकार क्या करती है, उन हजारों मांगों में से बहुत छोटे हिस्से को स्वीकृत करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लगता है वो पब्लिक प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार को नहीं लगता वो पब्लिक प्रॉब्लम है। तो सरकार को अगर जब लगेगा कि उसके पास हजारों मांगे आ रही हैं, उसमें से किस मांग को हमें स्वीकृत करना है, उनमें से बहुत छोटे से हिस्से को ही स्वीकृति मिल पाती है, और वो जिसको स्वीकृति मिल पाती है वही सरकार के एजेंडे में आता है। तो राजनीतिक लीडरशिप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि लीडरशिप बताता है, निगोशिएशन करता है, बातचीत करता है, मान मनोबल करता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो पब्लिक प्रॉब्लम है, इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। धरना प्रचार भी एक एजेंडा का हिस्सा होता है। कई बार आप देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोग भी क्या करते हैं, धरना प्रचार के माध्यम से जो है अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिए किसान आंदोलन हो जाता है, कहीं कहीं महिलाओं का आंदोलन हो जाता है, कहीं जनजाति लोगों का आंदोलन हो जाता है, कहीं पे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो जाता है। तो ये भी अपने मुद्दों को मनवाने का एक जरिया है। नेक्स्ट वन इज़ मीडिया। मीडिया भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एजेंडा सेटिंग में। जैसा हम जानते हैं, मीडिया को हम कहते भी हैं कि लोकतंत्र का जो है ये महत्वपूर्ण जो है वो स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। तो ये चौथा स्तंभ जो है एक तरह से पब्लिक ओपिनियन तैयार करने का काम करता है। तो मीडिया की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके साथ इसको देखना चाहिए। विशेष अध्ययन समूहों अथवा परामर्शदात्री कमीशन की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। टाइम बाय टाइम आप देखिएगा कि कैसे स्पेशल ग्रुप्स, स्पेशल स्टडी ग्रुप और स्पेशल जो है एडवाइजरी कमीशन का भी नियुक्ति सरकार करती है, नीतियों का विश्लेषण करने में अथवा नीति प्रस्ताव को विकसित करने में। भारत जैसे अगर उदाहरण से आप देखें तो भारत सरकार द्वारा पिछले दिनों पृथक तेलंगाना की मांग को लेकर जो है श्री कृष्णा आयोग का गठन किया गया था, और आयोग ने ऐसा पाया कि ये जरूरी है कि इस पे जो है होना चाहिए, तो उस दिशा में जो है वो
सरकार ने फिर पृथक तेलंगाना का निर्माण भी कर दिया। तो अगला चरण जो है वो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। इस चरण में लोक नीति के उद्देश्यों, लक्ष्यों, रणनीतियों से जुड़ी सभी चीज़ों का चयन किया जा चुका होता है। मतलब हमने तय कर लिया है कि अब हम पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं, तो जो उद्देश्य है हमें क्लियर है, लक्ष्य हमें क्लियर है, स्ट्रैटेजी हमें क्लियर, ये सब पे हम काम कर चुके हैं। और व्यवहार में अगर आप देखें तो नीति निर्माण आमतौर पर नीति प्रक्रिया के नीति निर्णय यानी पॉलिसी डिसीजन चरण के साथ मिश्रित होता है। यानी कि निर्माण और जो है नीति निर्णय, ये दोनों आपस में मिक्स रूप में काम करता है और उसी तरह से जो है वो आगे बढ़ता है। तो नीति निर्णय क्या है, हम इसको देखें। एक बार जब सरकार द्वारा नीति तैयार कर ली जाती है तो नीतिगत निर्णयों को आकार देने के लिए फिर हित समूहों, नौकरशाही आदि जैसे विभिन्न अभिनेताओं या एक्टर्स के सुझावों और मांगों पर विचार विमर्श किया जाता है। जब आप तैयार कर लेते हैं तो आप कहते हैं आप रिकमेंडेशन दीजिए डिफरेंट सारे जो है समूहों से। अंत में किसी समझौते या आम सहमति के आधार पर किसी विशेष समस्या पर अंतिम नीति विकल्प और कार्रवाई का तरीका निर्धारित किया जाता है। और फाइनली क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है और एक आम सहमति बनती है और उसके बेसिस पे जो है हम एक अंतिम विकल्प की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं। और ये अंतिम निर्णय या तो विधायिका में एक अधिनियम का रूप ले लेता है या कार्यकारी आदेश द्वारा जारी किया जाता है। या तो वो अधिनियम के माध्यम से, लेजिस्लेटिव के जो है अधिनियम के माध्यम से ये आता है सामने, या आप देखते हैं कि कोई कार्यकारी आदेश ऑर्डर के माध्यम से जारी किया जाता है। भारत की संसद, ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स और अमेरिकी कांग्रेस का इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहा है और ये इंपॉर्टेंट रूप से जो है उसको वो करते हैं। नेक्स्ट हिस्सा है नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख एक्टर्स। नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख एक्टर्स यानी अगर कर्ताओं की सूची देखें तो आप और हम उसे जो है औपचारिक और गैर औपचारिक रूप से बांट के देख सकते हैं। गैर औपचारिक अथवा गैर सरकारी कर्ता जो नॉन फॉर्मल या नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स देखें तो उसमें सबसे पहला जो है व्यक्तिगत नागरिक आता है। और नागरिक आप जानते हैं कि मतदान द्वारा जो है एक महत्वपूर्ण रूप से नीतियों के बारे में अपनी राय शुमारी करता है। जैसे एक व्यक्ति को एक वोट और एक अधिकार मूल्य का जो पूरा नोशन है, मतलब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यही हमारा पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी में यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होगा और उसका एक मूल्य होगा। तो वो अपने अधिकार का पालन करके जो है नीति के प्रति जो है अपनी एक राय शुमारी, अपना रुख जो है वो व्यक्त कर सकता है। दूसरा दबाव समूह है। दबाव समूह कई बार जो है कुछ सामान्य हित के लिए जो है कुछ सामान्य हित से जुड़े मुद्दे, शेयर्ड इश्यूज़ जो है के ऊपर जो है सरकार के ऊपर दबाव डालता है और वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है। तीसरा है राजनीतिक दल। नागरिकों और नीति निर्माताओं के बीच एक सेतु का काम करता है राजनीतिक दल। जैसे आप देख लीजिए कि अगर एक तरफ नागरिक है और दूसरी तरफ अगर नीति निर्माता है, नीति निर्माता का मतलब यहाँ सरकार से ही है, उसके बीच जो है पॉलिटिकल पार्टी एक इम्पॉर्टेंट जो है ब्रिज है। क्योंकि वो क्या करती है, वो नीति निर्माताओं को बताती है कि नागरिक की फलां ज़रूरतें हैं, उसके ऊपर पॉलिसी बनाना चाहिए या इस पॉलिसी के बनने से वहाँ पे ज़्यादा बेहतरी होगा। क्योंकि पॉलिसी मेकर्स जो है वो सामान्यतः एलीट तबके के होते हैं, उन्हें नीति संबंधी बहुत बुनियादी, बहुत ज़रूरत की चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है उन्हें ज़मीनी हकीकत का पता नहीं होता है। तो एक तरह से सेतु का काम करता है पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसलिए आप देखिएगा जब भी पॉलिसी से रिलेटेड किसी को कोई हर्डल आती है, ग्रीवेंसेस होती है, तो सबसे पहले वो अपने स्थानीय विधायक या सांसद के ही पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें ये फलां योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तरह से वो ब्रिज का काम कर रहा है, डायलॉग का काम करता है पॉलिसी मेकर्स या गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। कुछ जो औपचारिक करता है या जो सरकारी करता जो कि नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव। क्यों? क्योंकि कानून का निर्माण विधायिका करती है, परंतु व्यवहार में नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विधायिका। जब नीति ऐसे तो हम जानते हैं कि जो लॉ है, लॉ के मेकिंग का काम, लॉ के मेकिंग के पूरे प्रोसेस का काम करती है। लेकिन अगर आप देखें तो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका वो किस तरह से निभाती है। अगर आप देखिएगा कोई कानून बन रहा है तो उसमें पार्लियामेंट में जो डिबेट होता है,
पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होता है, अलग अलग तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखिएगा कि क्वेश्चंस में भी जो प्रश्नकाल में आप देखिएगा अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तारांकित क्वेश्चन होते हैं, गैर तारांकित क्वेश्चन होते हैं। कई बार अगर किसी खास वर्ग को समस्या है तो उसको रोकने के लिए अलग मुहिम चलाया जाता है। तो यहाँ पार्लियामेंट एक मेजर स्ट्रेंथ है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, और एक ये गवर्नमेंट जो है कर्ता के रूप में, सरकारी कर्ता के रूप में ये इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। दूसरा है कार्यपालिका। सैद्धांतिक रूप से, और या कहे कि ऐसे तो विधायिका ही सब कुछ होती है, लेकिन व्यवहारिक विपक्ष ये है कि कार्यपालिका का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे सरकार, पीएमओ, मंत्रिमंडल, ये भी पॉलिसी फॉर्मेशन में मतलब इम्पेरिकली या आप कह सकते हैं प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे खासतौर पे अगर बहुमत किसी पार्टी को हो तो वो अपने हिसाब से जो है वो पॉलिसी फॉर्मेशन करती है। थर्ड वन इज़ नौकरशाही। सलाह देने में, नीति को ड्राफ्ट करने में, आकार प्रदान करने में, लक्ष्य निर्धारित करने में, सब में नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब कौन सी पॉलिसी कब के लिए आएगी, कब उसको लागू किया जाना है। हम जानते हैं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं होते, वो लोगों को अपनी कैरिस्मेटिक लीडरशिप से, बातचीत से, नेगोशिएशन से आकर्षित करते हैं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं होते। अगर खेतीबाड़ी के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए पॉलिसी बननी है तो नेताओं को पता नहीं होता है पॉलिसी में, हमारे पॉलिटिशियन को पता नहीं होता है। किसको पता होता है? ब्यूरोक्रेट को पता होता है। तो ब्यूरोक्रेट क्या करता है? सलाह देता है अपने पॉलिटिकल बॉस को कि आपको ये कानून बनाना चाहिए, इस पे कानून बनाना चाहिए, इतने दिन का बनाना चाहिए, इसमें इतना पैसा खर्च आएगा, इससे ये उससे फ़ायदा निकल के आएगा। तो ये सारे इश्यूज़ जो है वो नौकरशाही को होता है। वही पॉलिसी को ड्राफ्ट करता है, उसको फॉर्मुलेट करता है, उसको आकार देता है और लक्ष्य निर्धारित करता है कि उससे क्या क्या निकल के आएगा। जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, उसके क्या क्या लक्ष्य है, मिड डे मील है, उसके क्या क्या लक्ष्य है। तो प्रत्येक नीति के क्या लक्ष्य हैं वो भी डिसाइड करने का काम फाइनली जो है वो ब्यूरोक्रेट ही करते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यायपालिका यानी जुडिशरी। न्यायपालिका की भूमिका है, हम जानते हैं, न्यायिक समीक्षा में यानी जुडिशियल रिव्यू में, और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी का भी रिव्यू कई बार करते हैं। जैसे आप देखिए कई बार जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या थी, उसके ऊपर जो है न्यायपालिका ने बोला, एनवायरनमेंट के इशू पे लगातार बोलती ही रहती है। आप देखिएगा कि वो ह्यूमन राइट के इशू पे बोलती है, जेंडर जस्टिस के इशू पे बोलती है। तो इन सारे विषयों पे वो समीक्षा करती है और न्यायिक सक्रियता भी का भी पालन कर रही है। अभी जुडिशरी में एक नया टर्म जो ये भी है, जुडिशियल एक्टिविज्म, वो भी वो प्रयोग करती है, और ये करके वो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करती है। जब मतलब सरकार की नीतियों के बारे में जब वो जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से आगे खड़े होकर बोल रही है तो वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है उस पूरे प्रोसेस में। अगला जो हिस्सा है वो नीति क्रियान्वयन का है, यानी कि पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंटेशन का है, जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं, आपके साथ स्टार्ट हम कर रहे हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की जो है निम्नलिखित विशेषता है। अगर आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की विशेषताओं को देखें कि क्या क्या विशेषता पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में होगा, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बाकी चीज़ों की तुलना में। बाकी चीज़ें तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इसलिए हो जाता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई भी सरकार अगर सफल है या विफल है तो हम उसकी नीतियों को जिम्मेदार देते हैं कि वो नीति ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाया, वो लागू नहीं हो पाया, इसीलिए जो है वो सरकार विफल रही है। तो हम अगर पूरे बैकग्राउंड में ऐसे देखें तो 70 के बाद जो है अचानक जो है ये पाया गया कि बहुत सारी नीतियां जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही थी 1970s के बाद से। तो क्यों ना हम इसके इम्प्लीमेंटेशन वाले पक्ष को, क्यों ना इसके इम्प्लीमेंटेशन वाले जो एंगल है उसको फोकस करें, चाहे वो नीति शिक्षा से जुड़ी हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी हो, डिजास्टर से जुड़ी हो। सभी चीज़ों में हमने क्या किया कि हम इम्प्लीमेंटेशन को ज़्यादा फोकस करने लग गए और देखे कि हमने देखना शुरू किया कि क्यों नीति जो है अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बहरहाल नीति क्रियान्वयन या अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को आप देख रहे हैं तो उसमें देखना ये जरूरी है कि उसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है नीति क्रियान्वयन की कि इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसलेट्स द पॉलिसीज इनटू कलेक्टिव एक्शन। यानी क्रियान्वयन क्या करता है, किसी नीति को कलेक्टिव एक्शन यानी सामूहिक क्रियाकलाप में तब्दील करता है। मतलब ये लाभुक या जो बेनिफिशियरी हैं और जो निष्क्रिय सिटीजन हैं, जो पैसिव लोग हैं, उसको एक साथ लाता है।
मतलब पॉलिसी को वो क्या कर रहा है, वो कलेक्टिव एक्शन में तब्दील कर रहा है ताकि क्रियान्वयन की प्रक्रिया जो है प्रभावी तरीके से हो सके। मतलब वो कह रहा है पॉलिसी बन चुका है और पॉलिसी तभी अच्छे से काम करेगा यदि उसमें आम लोगों को आप जोड़ के उसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो पॉलिसी को ट्रांसलेट कर रहा है किससे, कलेक्टिव एक्शन के साथ, सामूहिक क्रियाकलाप के साथ। दूसरा जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन डील विद द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी क्रियान्वयन प्रशासन के अंतर्गत नियंत्रण और जवाबदेही की समस्या को भी डील करता है। जैसे ही हम क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल होता है क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ वो यही होता है कि क्रियान्वयन कौन कर रहा है। क्रियान्वयन अगर एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तो उसके अंदर नियंत्रण का और जवाबदेही का क्या तंत्र है। मतलब नियंत्रण का है कि कितना कंट्रोल है सारे चीज़ों पे उस एडमिनिस्ट्रेशन का, और जवाबदेही का एंगल का मतलब है कि अगर वो पॉलिसी सफल होती है, विफल होती है, उसकी जवाबदेही किसकी है। ये सारे क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन के साथ बहुत मतलब तसल्ली के साथ जुड़े हुए, क्योंकि अगर कोई नीति विफल हो रही है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं किसके कारण विफल हो रही है, कौन ऐसा हर्डल है जिसके कारण ये नीति विफल हो गई, और सफल हो रही है तो हम डेफिनेटली जो है क्रेडिट भी ढूंढते हैं कि किसके कारण ये पॉलिसी सफल हो रही है। तो अमूमन विफल होने पे हमें ज़्यादा चिंता होती है, तो वहाँ हम जवाबदेही का भी वो तय करते हैं कि हम जवाबदेही तय करें कि पर्टिकुलर बंदा जवाबदेह है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जवाबदेह है कि ये नीति हमारी जो है सफल होगी, वो विफल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट थर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन लार्जली डिपेंड्स अपॉन स्ट्रीट लेवल डिस्क्रिशन। जो क्रियान्वयन है वो स्ट्रीट लेवल डिस्क्रिशन पर भी निर्भर करता है। स्ट्रीट लेवल डिस्क्रिशन का यहाँ मतलब है जमीनी स्तर पर जो वार्तालाप है या जो दिमाग काम करता है उस पर निर्भर करता है। ये सही बात है कि किसी भी नीति को, अगर वो वेस्ट बंगाल के लिए नीति बन रही है तो कोलकाता में, अगर वो उत्तर प्रदेश के लिए नीति बन रही है तो लखनऊ में, अगर वो राजस्थान के लिए नीति बन रही है तो जयपुर में जो है चुनिंदा पॉलिसी मेकर्स बनाएंगे उसको। लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ होगा वो नीति? इम्प्लीमेंट होगा वहाँ के गाँव में, वहाँ के देहात में, वहाँ के जिला के स्तर पे। तो वहाँ जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनके विवेक को हम कहते हैं स्टेट लेवल डिस्क्रिशन। मतलब जमीनी स्तर पर क्या दिमाग चल रहा है, जमीनी स्तर पर उस दिशा में क्या क्या किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और यही कारण है कि लूथर गुलिक मानते हैं कि प्रशासन में यही वास्तविक निर्णय है जिसका प्रयोग प्रशासनिक पद सोपान में निचले स्तर के नौकरशाही करते। वही मैं कह रहा था, ऊपर के जो सेक्रेटरी लेवल के नहीं करते, ये नीचे के स्तर के, ब्लॉक के लेवल के, सर्कल ऑफिसर के लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर ये डिसाइड करते हैं, जो आम जनता से प्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर, ब्लॉक लेवल के अफसर, ये जो है आम जनता से डेली लाइफ में मिल रहे हैं, तो उनका निर्णय, उनके द्वारा किया गया डिसीजंस बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही प्रशासन को काफ़ी प्रभावित भी करता है। इसलिए लूथर गुलिक का ये जो कथन है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में स्ट्रीट लेवल डिस्क्रिशन यानी जमीनी स्तर का जो विवेक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको समझना चाहिए। नेक्स्ट वन इज नीति क्रियान्वयन का कोई अंतिम बिंदु नहीं है। मतलब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हैज़ नो क्लियर कट एंड पॉइंट विच मार्क्स द एंड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि नीति आज बनी और कल खत्म हो गई, बल्कि ये सतत रूप से चलती रहती है। अगर कोई नीति आप देखिएगा जो कितने सालों से चल रही है, वो बदली नहीं है। वो केवल दो शर्तों पर ही उसमें प्रभाव पड़ता है। पहला, या तो सरकार उसे बंद कर दे या फिर उसमें जो जारी फंड था सरकार का वो खत्म हो जाए, तभी वो नीति खत्म हो सकती है या बंद हो सकती है। अदरवाइज नीति निरंतर जो है सतत रूप से जो है वो चलते रहती है, उसको किसी तरह से कोई उसको जो है हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज कि नीति क्रियान्वयन प्रमुख रूप से अंतः सरकारी सौदेबाजी यानी इंटर गवर्नमेंटल बार्गेनिंग का परिणाम होता है। चूंकि सभी नीति बहुत सारे एजेंसियों के सामूहिक प्रयासों से निर्मित होती है, इसलिए यहाँ पारस्परिक समझदारी की आवश्यकता सबसे अधिक है। देखिए, आप देख रहे हैं कि पॉलिसी बन गई, आप कह रहे हैं कि मनरेगा बड़ा सक्सेसफुल पॉलिसी है, आप कह रहे हैं कि मिड डे मील बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी है, लेकिन वो एक एजेंसी या एक व्यक्ति नहीं बना रहा होता है, उसे बहुत सारे इंटर गवर्नमेंटल बार्गेनिंग का सामना करना पड़ता है। मान के चलिए सेंटर में कोई और सरकार है, स्टेट में कोई और सरकार है, स्टेट में अलग ब्यूरोक्रेसी है, सेंटर में अलग ब्यूरोक्रेसी है, ब्लॉक में अलग ब्यूरोक्रेसी है, तो सबके बीच सौदेबाजी होती है और अलग अलग डिपार्टमेंट में हॉरिजेंटल, वर्टिकल, अलग अलग स्तरों पे सौदेबाजी होती है। तो तब जाके पॉलिसी निकल के आता है। आप और हम देखते हैं कि पॉलिसी बन गई, लेकिन उसके पीछे की जो जटिलता है, उसके पीछे का जो इंटर गवर्नमेंटल चैलेंजेस है, उसको हम नहीं समझ सकते। तो उसको भी समझना जरूरी है अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को समझते हैं तो।
नेक्स्ट वन इज़ हु इम्प्लीमेंट्स पॉलिसी, यानी जिस हम पब्लिक पॉलिसी के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, उस पॉलिसी को आखिर इम्प्लीमेंट करता कौन है। तो लोक प्रशासन का मुख्य कार्य नीति का क्रियान्वयन होता है, जैसा हम कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि बहुत सारी संस्थाएं जो है क्रियान्वयन में भी भूमिका अदा करती है, जैसे कि विधायिका है यानी लेजिस्लेटिव है, कोर्ट है, प्रेशर ग्रुप है, सामुदायिक संगठन है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब अलग अलग तरीके से क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन आज के इस जटिल राजनीतिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि लोक नीति प्रशासनिक अभिकरणों की एक जटिल प्रणाली यानी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के द्वारा क्रियान्वित हो रही है। क्योंकि ओवरऑल हम कह रहे हैं कि जो है ब्यूरोक्रेसी मतलब लेजिस्लेटिव कर रही है या कोर्ट कर रही है, प्रेशर ग्रुप कर रही है, लेकिन लार्जली अगर आप देखें जिस तरह का कॉम्प्लेक्स आज का सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वहाँ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किसी नीति को क्रियान्वयन करने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यही कारण है कि वो रोजाना काम करती है और नागरिकों को सीधे उसके क्रियान्वयन से प्रभावित करती है, जो काम ब्यूरोक्रेसी करती है। प्रशासनिक अभिकरण अक्सर व्यापक और अस्पष्ट सांविधिक जनादेश के अंतर्गत काम करते हैं, जो निर्णय लेना है उसके अधीन विवेकाधीन छोड़ते हैं और क्या किया जाना है या नहीं करना है। यानी सारा कुछ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है कि क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय नहीं लेना है, क्या होना है, नहीं होना, सारा कुछ वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। राजनेताओं के समय की तरफ से समय हित सूचना और विशेषज्ञता की कमी भी होती है। ये कारण से भी इंपॉर्टेंट है कि ये ब्यूरोक्रेट जैसे स्पेशलिस्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन में एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। यहाँ कई टर्म है, राजनेताओं के पास टाइम की कमी नहीं है, वो पॉलिटिकल अफेयर्स में ज़्यादा बिजी होते हैं, उनका इंटरेस्ट भी डायरेक्ट उस तरह से नहीं है और स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, उनके पास विशेषज्ञता भी नहीं है, उनके पास सूचना भी नहीं है उस तरह से कि वो पॉलिसी मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन में बहुत गूढ़ स्तर पे काम कर सके। तो ये सारा जो लैक है पॉलिटिशियन का, वो एक स्पेस बनाता है जहाँ की ब्यूरोक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका में आगे आती है। निम्नलिखित एक्टर्स जो है प्रमुख भूमिका निभाते हैं इम्प्लीमेंटेशन को अगर आप देखें तो उसमें प्रशासक डेफिनेटली एक महत्वपूर्ण है। प्रशासक को स्पष्ट रूप से नीतियों की प्रकृति और महत्व की समझ होती है जो राजनीतिक स्वामियों ने निर्धारित किया है, मतलब उन्हें पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो इन नीतियों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन को संगठित करने और प्रबंधित करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार की गई नीतियों के निर्माण में सलाह देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और वो नीति क्या है, किस तरह का लक्ष्य है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, सब चीज़ के लिए फाइनली जो है हमारे प्रशासक ही जिम्मेदार होते हैं। वो नीति निर्माण को इस बात में भी मदद करते हैं कि नीति संबंधी अस्पष्टता को इस प्रकार से नज़रअंदाज किया जाए, साथ ही साथ किसी नीति की क्या विशेषता है उसे भी रेखांकित किया जाए ताकि उसे लागू किया जा सके। अगर किसी में पॉलिसी में एम्बिग्यूटीज़ है, अस्पष्टता है, तो उसको दरकिनार करना है, किस तरह से पॉलिसी बनाना है, कितने समय में पॉलिसी बनाना है, उसके लक्ष्य क्या होंगे, ये सभी ब्यूरोक्रेसी ही डिसाइड करता है। तो ब्यूरोक्रेसी एक इंपॉर्टेंट एक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर है। वो नीतियों और नीति उपकरणों में समन्वय के सवाल पे भी बहुत सक्रिय रहते हैं। वो नीति को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा, कैसे इंस्ट्रूमेंटाइज किया जाएगा, उस पर भी वो बहुत सक्रिय रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण एक्टर के रूप में प्रशासक की भूमिका है। दूसरी विधायिका है। कई शीर्ष स्तरीय प्रशासनिक नियुक्तियों के लिए हम जानते हैं कि संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग जो है कार्यान्वयन प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। तो ऐसे हम कहते हैं कि लेजिस्लेटिव की भूमिका केवल फॉर्मेशन में है पॉलिसी के, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में भी है, क्योंकि कई बार बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन जो अनुमोदन की आवश्यकता होती है नियुक्ति में, अगर आपको कहीं किसी को नियुक्त करना है किसी पोस्ट पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, तो पार्लियामेंट ही अनुमोदन करती है, तब वो नियुक्ति होगी। तो आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्टली जो है इम्प्लीमेंटेशन में भूमिका है विधायिका की। थर्ड वन इज न्यायपालिका। न्यायपालिका भी नीति क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कुछ कानून मुख्य रूप से न्यायिक कार्रवाई के माध्यम से लागू किए जाते हैं। अदालतें विधियां और प्रशासनिक नियमों और विनियमों की व्याख्या के माध्यम से वो क्या करती हैं कि कैसे जो प्रशासनिक निर्णय है वो लेती हैं, किसी तरह से जो है व्याख्या करती है और समीक्षा करती है। इन सब के माध्यम से जो है जुडिशरी की भी भूमिका है कहीं ना कहीं इस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में। पॉलिटिकल पार्टी की ये भूमिका है कि राजनीतिक दल भी नीति क्रियान्वयन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वे कार्यपालिका और नौकरशाही दोनों को नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावित करते हैं ताकि उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। और फाइनली सिविल सोसाइटी, एनजीओ और सामुदायिक संगठन भी क्रियान्वयन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर लगता है कि ये फला
जो है पॉलिसी ठीक से नहीं काम कर रही है तो आप उसको पब्लिक स्फीयर में लाते हैं। जैसे अभी जो है बिहार का एक वाकया था कि वहाँ पे जो एक स्कीम थी नल जल वाली स्कीम, उसमें एक प्रमुख अखबार, अंग्रेजी के अखबार के एक जर्नलिस्ट ने ये उद्घाटित किया था कि वहाँ पे हर घर में गांव के अंदर नल तो है लेकिन कहीं पे जल नहीं था, और उसके पीछे का जो पूरा करप्शन का जो स्कैम था उसको उद्घाटित किया था। तो कई बार आप देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन में जो है कैसे मीडिया और सिविल सोसाइटी भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और उसके साथ वो आगे बढ़ती है। कई बाधाएं हैं पब्लिक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को अगर आप देखें तो, और इन बाधाओं में जो प्रमुख बाधाएं वो है पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव। सरकार के पास वित्तीय संसाधन कई बार उतने नहीं होते हैं कि वो ठीक तरह से कार्यान्वयन कर पाए, या कार्यान्वयन बहुत रिगरस प्रोसेस है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, तो आपके पास अगर फाइनेंशियल अगर संसाधन नहीं होंगे तो आप उसको ठीक से कार्यान्वयन नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा हर्डल के रूप में आता है। दूसरा है राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक समर्थन और राजनीतिक हस्तक्षेप। कई बार हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को अगर लगता है कि ये फला पॉलिसी उनके राजनीतिक हितों को पूर्ण नहीं करेगा तो वो उसमें हस्तक्षेप करते हैं, वो उसमें समर्थन कई बार नहीं करते हैं, अपनी अनिच्छा दिखाते हैं। तो ये भी कारण है कि कोई पॉलिसी ठीक से नहीं काम करती है। नेक्स्ट है प्रशासनिक इच्छा शक्ति और प्रेरणा का अभाव, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कई बार वो भी बहुत अलग तरीके से काम करती है। और यहाँ पे एक दो पॉइंट मैं इसके साथ ऐड करूँगा, जो लाल फीताशाही और नौकरशाही वाला होता ये है कि जो हमारे प्रशासक हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, हम जान रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट जो है एक अलग तरह की समस्या से जूझ रहा है जिसको हम कहते हैं रेड टेपिज्म, यानी कि लाल फीताशाही। लाल फीताशाही शब्द से ही लगता है आपको जैसे कि किसी फाइल में लाल फीता बांधा होता है, वो सिंबल है, वो एक सिंबल है क्या चीज़ का, कि किसी काम को आपको विलंब करवाना है। जैसे आप किसी ब्लॉक में चले जाइए, किसी छोटे दफ्तर में चले जाइए जहां आपको पूछना है उनसे कि हमारा 70 के दशक का हमारा लैंड से जुड़ा कोई रिकॉर्ड है, हमें चाहिए वो, तो वो आपको बोलेंगे कि ठीक है हम आपको देंगे। वो कल आपको बुलाएंगे, परसों बुलाएंगे, हर दिन बुलाएंगे, और वो इसलिए बुलाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि वो अंत में जो है वो कुछ डील आपके साथ कर पाएँ, आप उन्हें कुछ रकम दें और उसके बाद जो है वो आपको फाइल दें। तो ये लाल फीताशाही भी एक इंपॉर्टेंट हर्डल है जो क्रियान्वयन को रोकता है और काम में लेट लतीफ़ी होती है उससे। तो ये ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ चीज़ है जिसको कि ब्यूरोक्रेसी को डील करना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक अलग तरह की दुनिया में रहती है। उसको हम कहते हैं कि वो पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, लेकिन अभी भी वो बेबेरियन ब्यूरोक्रेसी है। तो ये एक समस्या वहाँ आती है जो देखना चाहिए। अगला है कि समन्वय और सहयोग का भी अभाव होता है। जो अलग अलग लेवल पे लोग हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मीडिया हो, उसमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसके कारण से भी समस्या आनी यहाँ शुरू हो जाती है। आप देखिएगा जन सहभागिता का अभाव भी है। लोगों को पता ही नहीं है कि वो नीति उसके लिए, उसमें कितना उसको पार्टिसिपेट करना है। सरकार लोगों को नहीं बताती है कि इसमें आपको आना चाहिए। जैसे आप देखिएगा कि एक नया कानून आया है सिटीजन चार्टर, वो आम लोगों के लिए, लेकिन लोगों को नहीं पता है क्या है वो। तो इस तरह से लोगों की सहभागिता ही नहीं है नीति में, तो क्रियान्वयन उससे बहुत प्रभावित होता है। दूसरा है वास्तविक आंकड़ा प्रदान करने में नौकरशाही न्यूनतम सहयोग करती है। मान के चलिए कि कई बार आपको आंकड़ा चाहिए, यानी कि मैं जा रहा हूं देखने के लिए कि नीति किस तरह से काम कर रही है, और सरकार चाहती है कि वो नीति को वो बताए ही नहीं कि नीति सक्सेसफुल है या फेल्योर है, तो आपको गलत आंकड़ा देगी। वो गलत तरीके से बताएगी कि हमने इतने गाँव में ये बांट दिया है, ये लोगों को BPL मिल गया है, इन लोगों को जो है वो वृद्धा पेंशन मिल गया है, लेकिन वास्तव में वो गलत आंकड़ा होता है। तो कई बार गलत आंकड़े देने से क्या होता है कि पूरा प्रोसेस जो है वो डिले होता है। कई बार आप देखिएगा कि सरकारी एजेंसियां और दबाव समूह विवादास्पद आंकड़े प्रस्तुत कर देती है, जिससे फाइंडिंग्स के संदर्भ में पेशोपेश की स्थिति बनी होती है। कई बार जो डेटा होता है वो डेटा ही गलत होता है, और उससे क्या होता है एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मतलब कुल जमा अभी भी जो है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आप देखिए कि किस तरह से हाईली जो है वो हायरार्किकल है, वो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, तो उससे समस्या आती है। और यही कारण है कि ऊपर में जो हमारा उद्देश्य होता है कि इस नीति को हम बनाएंगे इस उद्देश्य के लिए, लेकिन क्रियान्वयन में बहुत सारी समस्याओं के कारण वो फाइनली आउटपुट की तरफ अच्छे से नहीं बढ़ पाती और समस्याएं आती हैं। तो संक्षेप में अगर हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो निश्चित तौर पे नीति क्रियान्वयन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें सरकार, नौकरशाही, पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी सभी का सहयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी भी सरकार और संगठन की सफलता तभी मानी जाती है यदि उसकी नीतियों का क्रियान्वयन ठीक तरीके से होता है। नीति स्वयं से क्रियान्वित नहीं होती है, इसे एक्शन में रूपांतरित किया जाता है, और इसके लिए बहुत ठोस इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। नीतियों को क्रियान्वयन के लिए यह चाहिए कि कैसे नीतियाँ प्रपोज्ड हों, स्ट्रक्चर्ड हो,
फंडेड हो और डायरेक्टेड हो। अगर नीतियाँ बहुत अच्छे से रूपरेखा में होती है, बहुत अच्छे से संरचना में होती हैं, अच्छे से वहाँ कोई संसाधन की दिक्कत नहीं होती और बहुत अच्छे से निर्देशित होती है, तो नीतियाँ डेफिनेटली जो है वो बेहतर क्रियान्वयन उसका होता है। इस लेक्चर के अगले हिस्से में हम बात कर रहे हैं नीति मूल्यांकन की, यानी पॉलिसी इवैल्यूएशन की। नीति प्रक्रिया का अंतिम चरण मूल्यांकन कहलाता है। साधारण शब्दों में बात करें तो नीति मूल्यांकन के नज़रिए से लोक नीति की प्रभावशीलता का अध्ययन करते हैं, यानी लोक नीति इफेक्टिव है या नहीं, उसको हम मूल्यांकन के माध्यम से पता कर सकते हैं। उसके उद्देश्यों और परिणामों के दृष्टिकोण से कि जो उद्देश्य निर्धारित थे वो परिणाम हुए या नहीं हुए, तो उससे हम उसकी प्रभावशालीता को देख सकते हैं, इफेक्टिव रहा या नहीं ये देख सकते हैं। दूसरा, साथ ही नीति प्रक्रिया में यह अंतिम महत्वपूर्ण अवसर होता है जिसमें निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अवलोकन करते हैं। यदि कोई कुप्रबंधन है तो उसे ठीक करते हैं। इवैल्यूएशन एक अंतिम मौका है जिसमें आप किसी नीति के बारे में एक फाइनल उसे देखते हैं और हो सकता है कुछ मिसमैनेजमेंट हो तो उसको आप ठीक करने का सुझाव दे सकते हैं। नीति डिलीवरी के समय होने वाली समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से नीति मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही पॉलिसी डिलीवरी हम करते हैं तो मे बी देयर विल बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस आकर। जो समस्याएं होती हैं नीति डिलीवरी की, उस समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए भी ज़रूरी है कि नीति का मूल्यांकन होना चाहिए। नीति मूल्यांकन का उद्देश्य नीति का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की मापन करना है और इसके ज़रिए ये भी देखा जाता है कि कोई नीति किस स्तर तक नीति संबंधी उद्देश्यों को हासिल कर चुका है। अगर नीति बन चुकी है, क्रियान्वयन हो गया है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है समाज में। अगर समाज में प्रभाव का अवलोकन करना है तो आप उसके लिए भी मूल्यांकन को कर सकते हैं। मूल्यांकन के ज़रिए जो है उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मूल्यांकन का प्रकार क्या होता है, कितने तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। तो जोसेफ एस वोली जैसे विद्वान जो है नीति मूल्यांकन के 3 अलग अलग प्रकारों का उल्लेख करते हैं। पहला है प्रोग्राम इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, सेकेंड इज प्रोग्राम स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन और तीसरा है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। तो पहला जो प्रोग्राम इम्पैक्ट इवैल्यूएशन है यानी कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन, यह संपूर्ण कार्यक्रम का प्रभाव और प्रभावशीलता का अध्ययन करता है। मतलब उसका ये देखता है कि कार्यक्रम कितना सफल रहा है, उसने आधारभूत उद्देश्यों को कितना हासिल किया है और उसका एक तुलनात्मक अध्ययन भी इसमें किया जाता है। मतलब कोई पॉलिसी प्रोग्राम का क्या प्रभाव पड़ा है उसका इसमें इवैल्यूएशन किया जाता है प्रोग्राम इम्पैक्ट इवैल्यूएशन में। दूसरा है प्रोग्राम स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के इस प्रकार के अंतर्गत कार्यक्रम की रणनीति और विभिन्न वेरिएबल्स के बारे में जो है प्रकाश डाला जाता है और इसके आधार पर हम बात करते हैं कि कौन सा कार्यक्रम रणनीति अधिक मुनाफे वाली है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज़ पे बात करते हैं प्रोग्राम से जुड़ा हुआ कि ABCD 4 स्ट्रैटेजीज़ हमने फॉलो किया है और उसमें ये स्ट्रैटेजी जो है सबसे बेहतर है और क्यों बेहतर है तो उसका क्या हमारा जो है आर्गुमेंट है। इन सभी चीज़ों को हम इसमें प्रकाश में डालते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत परियोजनाओं का असेसमेंट होता है जिसके अंतर्गत साइट विजिट और अन्य क्रियाकलापों को फोकस किया जाता है एवं प्रबंधकीय और ऑपरेशनल कार्यकुशलताओं को देखते हैं। यानी इसमें जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है उसमें आप क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। तो मॉनिटर कैसे करिएगा प्रोजेक्ट को, तो आप फील्ड साइड विजिट करिएगा और अन्य दूसरे उससे जुड़े जो सब्सिडियरी वर्क है उसको फोकस करिएगा। तो होगा क्या कि आप मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसमें कैसे जो है मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी उसमें लाया जाए और कैसे उसको बेहतर बनाया जाए। तो ये 3 अलग अलग तरीके से मूल्यांकन का तरीका है जिसको कि जोसेफ एस वोली ने कहा है प्रोग्राम इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, प्रोग्राम स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। अगला है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। किस किस तरह से हमारे इस पॉलिसी मेकर्स जाके मतलब कि इवैल्यूएशन करते हैं, तो बहुत सारा तरीका है उसका भी। आप देखिए, लागत लाभ विश्लेषण है पहला जिसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सेकेंड वन इज़ प्रोग्राम प्लानिंग एंड बजटिंग सिस्टम। अगला है विधायिका निकाय यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी भी इवैल्यूएशन करती है। नेक्स्ट वन इज़ ऑडिट प्रोसेस से भी इवैल्यूएशन होता है और हम शोधार्थी, हम रिसर्चर भी कुछ गुणात्मक शोध यानी क्वालिटेटिव रिसर्च के माध्यम से भी जो है मूल्यांकन को करते हैं। जैसे
उसमें हम इथनोग्राफिक स्टडी कर सकते हैं, PRA कर सकते हैं, पार्टिसिपेटरी रिसर्च अप्रेजल कर सकते हैं, अलग अलग तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हम उसका इवैल्यूएशन करें। तो ये वेरियस मेथड है जिससे कि इवैल्यूएशन की प्रोसेस को की जाती है। उसमें हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे सबको। लागत लाभ विश्लेषण यानी कि जिसको हम कहते हैं बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस, इसका प्रयोग मूल्यांकन अध्ययनों में सबसे अधिक होता है। जब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं, पॉलिसी मेकर्स किसी नीति का इवैल्यूएशन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो प्रयोग इसी मेथड का करते हैं। यह लागतों के संतुलन और नीतियों के लाभों को एक तरीके से व्यवस्थित करता है ताकि लाभ और हानि का पूरी तरह से आर्थिक शर्तों में मूल्यांकन किया जाए। मान के चलिए आप किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो उसमें कितना लागत हुआ है और कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ और हानि का बिल्कुल वो सांख्यात्मक यानी कि आप कह सकते हैं न्यूमरिक जो है स्टडी किया जाता है कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया और उसमें 100 करोड़ खर्च हुआ और उससे निकल के आया 400 करोड़, यानी कि लाभ और लागत का आप अनुपात जो है एनालिसिस करते हैं कि ये फायदेमंद वाला प्रोजेक्ट है, और अगर उसमें नुकसान होता है तो हम कहते हैं घाटे वाला प्रोजेक्ट है। तो इसलिए लाभ और लागत विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यही काम करती है। इसका प्रयोग हालांकि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत होता है, इंजीनियर्स बहुत करते हैं, खासतौर पे जब वो हाई डैम बनाते हैं, बड़े बड़े मल्टीपर्पसेस जो भी परियोजनाएं बनाती है उसमें इसका खास यूज होता है। यह विश्लेषण की सबसे अधिक विश्वसनीय, सरल और स्पष्ट प्रणाली थी, क्योंकि पहले विश्लेषण अगर कोई कर रहा है, पॉलिसी मेकर्स कर रहा है, तो इसी मेथड का प्रयोग करता था। लेकिन यह अमूर्त नीतियां यानी इंटेंजिबल पॉलिसी के मूल्यांकन में असमर्थ था। मान के चलिए दोपहर के भोजन कप के प्रदर्शन पे आपको स्टडी करना है कि दोपहर का भोजन बट रहा है और वो इस एरिया में बटा है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो प्रभाव जैसे विषय को ये अध्ययन नहीं कर सकता है। तटीय समुद्र और तेल रिफाइनरी के प्रभाव के कारण पर्यावरण पे क्या नुकसान हुआ है, इसका ये मूल्यांकन नहीं कर सकता। तो जो ये इंटेंजिबल पॉलिसीज हैं उसका लागत लाभ विश्लेषण इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता है। और लागत लाभ विश्लेषण लोक नीति में इन सभी जटिल प्रभावित करने वाले वस्तुओं का आकलन करने में असमर्थ रहा है। दूसरा जो है वो है कार्यक्रम योजना और बजटीय प्रणाली यानी PPBS। हाल के वर्षों में सरकारी अभिकरणों के द्वारा इस विधि का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है और यह नौकरशाही में निर्णय लेने को तर्कसंगत बनाने का प्रयास है। मतलब ब्यूरोक्रेसी में अगर आप डिसीजन को रैशनल बनाना चाहते हैं, तर्कसंगत बनाना चाहते हैं, तो PPBS का खास तौर पे यूज़ होता है। यह बजटीय प्रक्रिया का हिस्सा है। बजट बनाने के समय खास तौर पे ये जो है प्रोग्राम, इसको PPBS कहते हैं, प्रोग्राम प्लानिंग एंड बजटरी सिस्टम, वो यूज़ होता है बजटरी प्रोसेस में। लेकिन इसका आशय व्यय और परिणाम को देखना, ये एक्सपेंडिचर को देखता है और आउटपुट को देखता है, ना कि अभिकरण या विभाग द्वारा आवंटित राशि को। यानी एलोकेशन क्या राशि हुई है उसको नहीं देखता है, ये केवल क्या देखता है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ये क्या देखता है कि उससे क्या निकल के आया। एलोकेटेड मनी क्या है नहीं है, इससे इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं। इसका प्रयोग उद्देश्य सरकारी कार्यक्रम के परिणाम को विशिष्ट बनाना था तथा उसके परिणाम में आने वाले व्यय को कम करना था ताकि लागत की तुलना में लाभ अधिक प्राप्त हो सके। जो सरकार कार्यक्रम बनाती है उस कार्यक्रम के परिणाम विशिष्ट हों, लागत जो है वो कम लगे, उसमें इसका विश्लेषण करना था और इसी पर्पज से इसको लाया गया था। नेक्स्ट वन इज विधायी निकाय। लोकतांत्रिक देशों में एक आम प्रचलन सार्वजनिक मूल्यांकन में विधायी निकायों की भागीदारी है, यानी लेजिस्लेटिव बॉडी किस तरह से उसके मूल्यांकन को करती है। विधायी का मूल्यांकन के अंतर्गत नीति से जुड़े सवालों, वाद विवाद जैसे प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और विस्तृत बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से इसको गति देती है। हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस में अलग अलग तरह का सिस्टम काम करता है, जिसमें आप सवाल पूछते हैं, प्रश्नकाल में सवाल पूछते हैं, ध्यानाकर्षण देते हैं कि ये बहुत विशिष्ट विषय है, इस पे सदन का ध्यान जाना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव भी लाते हैं, कई बार निंदा प्रस्ताव लाते हैं, कई बार बजट का पूरा प्रोसेस होता है। इन सब में क्या करते हैं, हम एग्जिस्टिंग पॉलिसी का कहीं ना कहीं मूल्यांकन कर रहे होते हैं। क्योंकि विधायी का बहुत बड़ा निकाय है और कार्यों का बहुत अधिक हिस्सा, अधिक दबाव भी होता है उस पर, तो ऐसे में बहुत सारी संसदीय समितियों का भी गठन किया जाता है जो विस्तृत अन्वेषण और मूल्यांकन का काम करती है। सरकार विधायी का करती है, लेकिन उसका एरिया बहुत बड़ा है, तो काम भी बहुत ज़्यादा है, जटिल काम है, तो बहुत सारी जिम्मेदारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी को दे देती है, तो वो भी मूल्यांकन का काम करती है। उदाहरण स्वरूप भारत में हमारे पास कई सारी पार्लियामेंट्रियन कमेटी है, जैसे लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, SC/ST कल्याण से जुड़ी समिति, जो कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी के ऊपर भी जो है मूल्यांकन करने का काम करती है।
अगला है लेखा प्रक्रिया यानी ऑडिट प्रोसेस। भारत में लेखा परीक्षण कार्यालय सरकारी अभिकरणों की गतिविधियों का संचालन और वित्त लेखा जोखा रखने और उसके कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने और संसद में उनके निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला व्यापक वैधानिक जो है प्राधिकार है। मतलब ऑडिट करता है, ये वित्त का लेखा जोखा करता है, क्या खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है, किस सरकारी अभिकरण ने क्या खर्च किया है, वो फायदेमंद रहा है या नुकसान में रहा है, उन सभी का अध्ययन जो है इसके माध्यम से वो किया जाता है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कार्यालय सीएजी द्वारा अपनी खुद की पहल पर वैधानिक निर्देशों के आधार पर वित्तीय समितियों के अनुरोध पर या कभी कभी संसद के सदस्यों के व्यक्तिगत अनुरोध पर भी मूल्यांकन अध्ययन कर सकता है। यानी सीएजी भी करती है कई बार क्या चीज़ की ऑडिट प्रोसेस, वो पार्लियामेंट के अंदर भी करती है, कई बार वित्तीय समिति अनुरोध करती है तब भी करती है, कई बार कोई पार्लियामेंट के सदस्य व्यक्तिगत अनुरोध करेंगे तब भी जो है वो अलग अलग समय पे जो है अलग अलग परिस्थितियों में ऑडिट के प्रोसेस को प्रोसीड करती है। सीएजी को व्यापक वैधानिक अधिकार प्राप्त है। आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है और इसको जो है व्यापक वैधानिक अधिकार दिया गया है ऑडिट करने के लिए यानी अंकेक्षण करने के लिए। इन सब के साथ साथ जो है बहुत सारा गुणात्मक शोध का तरीका भी होता है जिसके माध्यम से, जैसे मैंने बताया कि अगर हम रिसर्चर हैं तो हम सरकारी जो भी विधि है, चाहे वो मतलब लागत लाभ मूल्यांकन हो, चाहे वो पीपीबीएस हो और चाहे वो लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा किया गया मूल्यांकन हो, उन सब के अलावा हम और आप भी अलग तरीके से जो रिसर्चर हैं, जो समाज विज्ञान को पढ़ते समझते हैं, वो भी अलग तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं और कई तरीका उसका होता है। उसमें बहुत फेमस तरीका जो है वो इथनोग्राफिक अध्ययन होता है जिसको नृजातीय अध्ययन कहते हैं। वो अमूमन जो है सोशियोलॉजी में और जो है मतलब एंथ्रोपोलॉजी में इसका प्रयोग होता है, मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में, लेकिन हाल के दिनों में राजनीति विज्ञान में भी इसके अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़ी है। ये मान के चलता है कि अगर आपको किसी समाज में किसी तरह के प्रभाव का अध्ययन करना है, जैसे आप देख रहे थे कि मिड डे मील का क्या प्रभाव पड़ा, या आप देख रहे हैं कि पर्यावरण पे किसी का क्या प्रभाव पड़ा, तो आप क्या करते हैं कि उस एरिया में पहला तो आप जहां आप अध्ययन कर रहे हैं उस एरिया को आप जान रहे हो, वहां की भाषा जान रहे हो, वहां पे आपका जाना आना है लगातार, तो आप वहां पे लंबे समय से जब आप जाएंगे और जाके समय बिताएंगे और लोगों से सवाल करिएगा कि उन नीति के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, और वो आप हालांकि आप जाने का तरीका क्या हो सकता है, आप कैसे लोगों से बात कीजिएगा, उसका एक अलग मेथड है जिसपे जो है प्रकाश डाला जाना सही है कि आप जाके सभी से बात नहीं कर सकते। हो सकता है आप रैंडम आप एक घर के बाद दूसरे घर से बात कीजिए, या हो सकता है आप एज के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं कि आप किस एज ग्रुप के लोगों से बात करना चाहते हैं। अगर वो समस्या महिलाओं से जुड़ी है तो क्या केवल महिलाओं से ही बात करना है, या किसानों से जुड़ी है तो केवल किसानों से बात करना है। ये सब हम तय करते हैं और कुछ स्ट्रक्चर क्वेश्चंस भी बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम वहाँ जाके बात करते हैं, लेकिन वो डिटेल में बातचीत होती है। और हमारा पर्पस यही होता है कि जब वो सामने वाला बोल रहा है हमारा रिस्पोंडेंट, तो हम उसको बोलने का खूब मौका दें, उसके बॉडी लैंग्वेज का स्टडी करें, वो किस तरह से बोल रहा है, किन तरह के जुमलों का प्रयोग कर रहा है, उन सभी चीज़ों को भी हम जो है स्टडी करते हैं इसमें, और ताकि हम एक लॉन्ग स्टैंडिंग बना पाए, एक डिटेल स्टैंडिंग बना पाए किसी पॉलिसी के बारे में कि वो पॉलिसी किस तरह से काम कर रही है। उसी तरह जो एक दूसरा टेक्निक भी है, पीआरए टेक्निक इसको बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी रिप्रेजल टेक्निक। उसमें है क्या, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पे स्टडी करने जा रहे हैं तो आपको कई टेक्निक का पालन करना चाहिए। जैसे ट्रांजिट वॉक, ट्रांजिट वॉक का मतलब होता है किसी गांव में आप प्रवेश करते हैं तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण आप पैदल गांव में घूम रहे हैं, और गांव में उस घूमने के क्रम में आप देख रहे हैं कि स्कूल का क्या स्थिति है, आंगनवाड़ी की क्या स्थिति है, तालाब है तो वो उसकी क्या स्थिति है, सड़क क्या की स्थिति है, घर कैसा है, वो कच्चा घर है पक्का घर है, वहाँ बिजली की सुविधा है या नहीं, पानी की सुविधा है या नहीं। तो इस तरह से आप एक लॉन्ग टर्म एक पहले राउंड में आप क्या करते हैं, समझ बना लेते हैं गाँव ऐसा है, ये वहाँ जाति का किस तरह से विभाजन है, किस तरह से क्या टोलों में जातियों में मतलब बटा हुआ गांव है या किस तरह का गांव है वो, तो आपको सारा कुछ गांव के बारे में जानकारी हो जाती है। फिर सेकंड स्टेज में आप क्या करते हैं कि फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं। जैसे आप गांव में आप किसी चौक पे चले गए और वहां पे 10-20 महिलाओं को या 10-20 पुरुषों को जिनसे आपको बात करना है उनको बुला के साझे रूप से सवाल पूछ रहे हैं और वो उत्तर दे रहे हैं, उसको कहते हैं हम फोकस ग्रुप डिस्कशन। जैसे वहाँ किसानों की समस्या है, खेती बाड़ी की समस्या, तो किसानों के साथ बैठ रहे हैं, खेत में गए कि जब वो खेती कर रहे हैं या बुआई कर रहे हैं या कटाई कर रहे हैं तो उस समय जाके आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो वो
फोकस ग्रुप डिस्कशन है। उसके साथ साथ आप जाके जो है पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति से भी जाके पूछ सकते हैं कि मतलब जिसको आप कहते हैं डिटेल इंटरव्यू आप ले सकते हैं, आपको जिनसे लेना है। तो इससे क्या होगा, इस तरह के अध्ययन से भी आप निकाल के ला सकते हैं कि वो नीति का क्या प्रभाव हो रहा है, वो नीति ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, या उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये भी एक तरीका है जिसपे हम समाज वैज्ञानिक के विद्यार्थी होने के नाते जो है मूल्यांकन को एक गति दे सकते हैं, क्योंकि हम जब ये करते हैं तो हमारी पॉलिसी भी कई बार जो है वो प्रपोजल का रूप लेती है और सरकार के लिए रिकमेंडेशन डॉक्यूमेंट बनती है कि सरकार को इस दिशा में ऐसे काम करना चाहिए। अब बैरियर्स क्या क्या हैं, बैरियर्स यानी कि नीति मूल्यांकन की क्या क्या समस्याएं हैं, उसके ऊपर हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम कोई नीति बना रहे हैं तो नीति बनाने में जो समस्याएं आती हैं वो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हम जानते हैं। पहली समस्या जो नीति इवैल्यूएशन की है वो यही है कि नीति निश्चित तौर पे मूल्यांकन जो है एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। नीति प्रक्रिया में जिसे वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध और अनुभवजन्य होना चाहिए, वो हमें देखना चाहिए कि नीति निर्माण प्रक्रिया कैसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, कैसे सिस्टमेटिक है और कैसे वो जो इम्पेरिकल है, इसको हम फोकस करते हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि क्या क्या इवैल्यूएशन की जुड़ी समस्या है, तो पहली जो समस्या आती है पॉलिसी इवैल्यूएशन की वो यही आती है कि नीति के उद्देश्य अनिश्चित होते हैं। कई बार आप देखिएगा कोई पॉलिसी बना तो लिया है हमने, लेकिन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, नीति अगर अस्पष्ट है और डिफ्यूज होगी, बिखरी होगी, तो मूल्यांकन करना बहुत जटिल होगा। आप बोल रहे हैं कि हमने ये पॉलिसी बनाया था किसानों के लिए, लेकिन वहाँ आप किसान को फ़ायदा ही नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि नहीं, किसान भी है, आम मतलब जो भी है वर्ग है उसको भी इसमें लाएंगे। तो मतलब आपको अपने पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये एक समस्या कई बार आती है पॉलिसी इवैल्यूएशन में कि वो बहुत बिखरा होता है उसका उद्देश्य, जिसके कारण से सही से मूल्यांकन नहीं कर सकते। दूसरा है किसी नीति के प्रदर्शन को मापने से जुड़ी परेशानी, पर्यवेक्षक का तटस्थ व्यक्ति नहीं होना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार जब आप मूल्यांकन करने जाते हैं तो होता क्या है कि हम ऑब्जर्वर हैं, हम बाहर से आ रहे हैं मूल्यांकन करने, लेकिन मैं न्यूट्रल व्यक्ति नहीं हूँ। तो मैं अगर न्यूट्रल नहीं हूँ तो मेरे कभी भी ऑब्जर्वेशन न्यूट्रल नहीं होंगे। मैं अगर मान के चलिए उसी खास जाति से आता हूँ जो कि मेरा जहाँ मैं जा रहा हूँ वो व्यक्ति भी वहाँ से है, मैं वो खास वर्ग से आता हूँ जो वहाँ से है, और ख़ास रीजन से आता हूँ जहाँ मैं जा रहा हूँ स्टडी करने के लिए, तो कई बार क्या होता है वहाँ पक्षपात होता है और वो ऑब्जर्वेशन में भी दिखता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम कई बार आती है कि जो है तटस्थ पर्यवेक्षण उसमें नहीं हो पाता है। तीसरी जो समस्या है वो है वास्तविक और प्रासंगिक डेटा का अभाव भी आंकड़े को प्रभावित करता है। कई बार जो डेटा हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो डेटा बहुत जो है वो रेलेवेंट नहीं है, थोड़ा फेक है, उसमें खिलवाड़ हुआ है। तो जब डेटा सही से नहीं आएगा तो मूल्यांकन भी ठीक से नहीं हो पाएगा, और ये अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और चौथा जो एक और समस्या है कि यह सामान्य पर्यवेक्षण है कि संगठन परिवर्तन का विरोधी होता है जबकि मूल्यांकन परिवर्तन का समर्थन। मतलब हम अमूमन मान के चलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं चाहता है कि बहुत ज़्यादा चेंज लाए। जैसे सरकार अगर कोई नीति बना रही है तो वो चाहती है यही नीति चलती रहे उसके लिए, लेकिन जैसे ही आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जैसे ही आप ये उस तरफ बढ़ रहे हैं कि आप पॉलिसी को इवैल्यूएट करने जा रहे हैं, मतलब आप उसमें 100 में 99% संभावना होगी कि आप उसमें कुछ रिवाइज कीजिएगा, कुछ रिव्यू कीजिएगा, और जैसे ही रिव्यू कर रहे हैं मतलब आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो परिवर्तन और एक तरफ स्थायित्व, इन दोनों के बीच में विरोधाभास होता है, और जिसके कारण से सांगठनिक जड़ता की स्थिति आती है और ऑर्गेनाइजेशनल जो है इनर्सिया की स्थिति आती है, और ये भी कई बार जो है इवैल्यूएशन को बहुत प्रभावित करता है। कुल जमा अगर आप निष्कर्ष को देखें तो यह स्पष्ट है कि नीति मूल्यांकन की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसमें बहुत सारे कर्ता भाग लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इसमें ब्यूरोक्रेट भी भाग लेते हैं, इसमें पॉलिसी मेकर्स भाग लेते हैं, इसमें इकोनॉमिस्ट भाग ले सकते हैं, इसमें एग्रेरियन एक्सपर्ट भाग ले सकते हैं, बहुत सारे लोग भाग लेते हैं इसमें। और इस प्रकार मूल्यांकन जो है लोक नीति निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण कारक के रूप में उपस्थित होता है, और यह अत्यंत शक्तिशाली संयंत्र है जिसके द्वारा वादा और प्रदर्शन के बीच तुलना होती है। मतलब आपने जो वादा किया है कि हम ये करेंगे, हमारा ये उद्देश्य है, और एक्चुअल में आपने क्या किया है,
इन दोनों के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होने लगता है। और साथ ही साथ वर्तमान और भविष्य के साथ भी एक सूत्र स्थापित इसमें किया जाता है कि हम जो है वर्तमान में ये है और फ्यूचर में हम ये जो है इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो एक तरह से जो है पूरा ये नीति मूल्यांकन की प्रक्रिया इसी तरह से काम करती है। तो हमने आज की कक्षा में देखा कि किस तरह से जो है पॉलिसी जो है फॉर्मुलेशन होता है, डिफरेंट एक्टर्स हैं जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भाग लेते हैं और क्या हर्डल्स क्रिएट होता है फॉर्मुलेशन का। साथ ही हमने ये भी देखा कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, हु एक्चुअली इम्प्लीमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करता है, और व्हाट इज द बेसिक बैरियर्स बिहाइंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, लोक नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं। उसी तरह फाइनली हमने ये भी देखा कि लोक नीति का मूल्यांकन से क्या आशय है, ये कैसे फाइनल टच है लोक नीति को देखने का, कुछ उसमें सुधार करने का, और कौन कौन लोग हैं जो मूल्यांकन कर सकते हैं, किस किस तरह का डिफरेंट टेक्निक्स है, मेथड है मूल्यांकन करने का, और उससे जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं। और इसमें जो है सभी चीज़ों को यानी कि पूरे, और जब तीनों चीज़ों को आप मिला देते हैं, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, तो पॉलिसी साइकिल इसी को हम कहते हैं। यही पूरा नीति संबंधी चक्र है जिसको हमने आज की कक्षा में समझा है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।